गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स के क्लास में चर्चा कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग पूना समझौता के बारे में, जिसमें 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। उसके बाद हम लोग थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और इसी दौरान हमने बात किया था कि 3 अगस्त 1935 को, यानी 3 अगस्त जो है और 1935 को क्या हुआ था कि उस समय जो है ब्रिटिश सम्राट ने एक प्रस्ताव पर जो है अपना मोहर या सहमति लगा दी थी, जिसे भारत शासन अधिनियम यानी 1935 के नाम से जाना जाता है। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को सम्राट ने ब्रिटेन के जो है अनुमति दे दी थी, यानी इस डेट पर जो है परमिशन मिल चुका था और वो डेट था 3 अगस्त 1935। अब इस भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कारण जो है भारत में इलेक्शन होना था। तो अगला टॉपिक हम लोग का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, वो होगा प्रांतीय चुनाव 1937। तो हेडिंग बना लीजिए, प्रांतीय चुनाव, यहीं से आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रांतीय चुनाव 1937 यानी 1937 में जो है रीजनल इलेक्शन हो रहा था। और इसका जब बैकग्राउंड के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय शासन प्रबंध का अधिकार भारतीयों को मिल गया, यानी भारतीय लोगों को भारत में एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन करने का कुछ अधिकार मिल गया। वो अधिकार कहाँ से मिला? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मिल गया। जैसे ही भारतीय लोगों के लिए भारत का शासन की जिम्मेदारी की बात हो गई, भारत में रीजनल पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी भारत में कई रीजनल पार्टियों का जन्म हुआ। जैसे क्षेत्रीय पार्टियों में, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब का क्षेत्र अगर हम लोग लें तो पंजाब में जो है एक पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, एक पार्टी बना जिसका नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। पंजाब में कौन सी पार्टी बनी? यूनियनिस्ट पार्टी। यानी कहने का मतलब है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है पंजाब में इसका जन्म हुआ। अब यूनियनिस्ट पार्टी के जो है अफसर हुसैन, ये फाउंडर हैं। तो पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी बना, उस यूनियनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन हुए? तो अफसर हुसैन। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये एक रीजनल पार्टी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बंगाल में इसी तरह से कृषक प्रजा पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी का जन्म हुआ। अब बंगाल में जो कृषक प्रजा पार्टी है उसके फाउंडर का नाम कभी कभी मैच करने आ जाएगा, फजलुल हक। यानी बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के फाउंडर का नाम है फजलुल हक। इसके बाद आप गौर कीजिएगा, बंगाल और मध्य प्रांत के क्षेत्र में इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी, इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी जो है, ये जो है बंगाल और मध्य प्रांत के क्षेत्र में हुआ। यानी बंगाल और मध्य प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत एक पार्टी हमारे भारत में बनी, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी कहते हैं और इसके फाउंडर का नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी B.R. अम्बेडकर। तो आपको कभी कभी प्रश्न जो आ सकते हैं कि मैच द कॉलम, जो 1937 के इलेक्शन में इन लोगों ने भाग लिया। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फरवरी 1937 में इलेक्शन हुआ। फेब 1937 में चुनाव हुआ, इलेक्शन हुआ भारत में, फरवरी 1937 में, याद रखिएगा चुनाव हुआ। इस चुनाव में जो है कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। कांग्रेस जो है एक सफल पार्टी हुई, कांग्रेस को सफलता मिली। फरवरी 1937 में चुनाव हुआ और इस चुनाव के दौरान कांग्रेस को जो है, जो एक बड़ा से कह सकते हैं महत्वपूर्ण सफलता मिली। हुआ क्या, 1585 असेंबली सीट्स में
711 सीटों पर विजय हुई, यानी 1585 असेंबली सीट्स में 711 पर सफलता मिली, यानी सक्सेस किया। 1585 में 711 पर विजय प्राप्त किया। ओवरऑल अगर सरकार बनाने की बात करें तो 11 प्रांत में से 5 प्रांत में जो है पूर्ण बहुमत मिला। तो इस समय टोटल जो नंबर ऑफ स्टेट्स था वो 11 स्टेट्स था, और 11 स्टेट्स में आउट ऑफ 11 5 स्टेट्स में जो है लगभग पूर्ण बहुमत यानी फुल मेजॉरिटी, लगभग पूर्ण बहुमत मिला 11 में से 5 स्टेट्स में। अब गौर कीजिए, ये 5 प्रांत का नाम प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। हम लोग इस साइड लिख रहे हैं, यानी 5 प्रांत का नाम पूछा जा सकता है, कौन कौन प्रांत में पूर्ण बहुमत लगभग मिला। उसमें से होगा मद्रास, बिहार, 2 मुख्य प्रांत है जो आपको पता ही होगा, उड़ीसा, मध्य प्रांत, और तीसरा है जो संयुक्त प्रांत। इन सब 5 प्रांत में, प्रांत यानी स्टेट को कहते हैं हम लोग, 5 प्रांत में लगभग पूर्ण मेजॉरिटी, यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से लगभग हटा दिया जाए तो लगभग क्या बोलने का मतलब, फुल मेजॉरिटी का यहां पर सरकार कांग्रेस ने बनाई, यानी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट यहां पर कांग्रेस ने बनाई, फुल मेजॉरिटी, याद रखना। इसके बाद आते हैं कि बंबई एक प्रांत है जहां 175 में 86 सीट मिला। बंबई में 175 में 86 सीट मिला, और इसको कहते हैं लगभग पूर्ण बहुमत। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि कांग्रेस की टोटल जो गवर्नमेंट कितने स्टेट्स में बनी, तो 6 स्टेट में, 5+1। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 11 स्टेट्स में से 6 स्टेट्स में जो है कांग्रेस की सरकार बनी। 5 में तो पूर्ण बहुमत था, फुल मेजॉरिटी, एंड 1 में जो है अबाउट मेजॉरिटी पर थे, और यहां पर सरकारें बना दी गई। अब ध्यान रखिएगा, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रांत भी जो हैं जहां पर जो है फुल मेजॉरिटी नहीं मिला और अन्य ने वहां पर सरकार बनाई। तो सबसे पहले तो हम लोग को यह याद रखना है कि सरकार कहां कहां कांग्रेस का बना। संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है बोर्ड पर, बिहार बिल्कुल, उड़ीसा, मध्य प्रांत, बंबई, मद्रास में कांग्रेसी पदभार जो है, कांग्रेस की जो सरकार यहां पर बनी। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने बनाया। तो बाद में जो है पश्चिमोत्तर, और पश्चिमोत्तर कहने का मतलब है कि आप गौर कीजिएगा कि पश्चिम वाले पार्ट में जो है, वेस्ट वाले पार्ट में जो है, यानी नॉर्थ वेस्ट वाले जो पार्ट में है, वहां पर भी कांग्रेस की सरकार बनी। साथ में पश्चिमोत्तर प्रांत के साथ साथ असम में भी कांग्रेस की सरकार। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो गए? 11 में से लगभग 6 और +2 8। तो 8 स्टेट्स ने जो है लगभग कांग्रेस की सरकार बन गई। मात्र 3 स्टेट था जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, और वो 3 स्टेट्स का नाम पूछा जा सकता है, बंगाल, पंजाब और सिंध। याद रखेंगे कहां कहां सरकार नहीं बनी, तो बंगाल, पंजाब और सिंध, ये 3 ऐसे स्टेट्स थे जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, याद रखना। तो ओवरऑल हम लोग को ये शॉर्टकट में याद रखना है कि 1937 का फरवरी महीना में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 8 स्टेट्स में कांग्रेस ने सरकार बनाया और कांग्रेस के अलायंस मिलकर, और कांग्रेस की सरकार बनी। जबकि 3 स्टेट्स ऐसे थे, बंगाल, पंजाब और सिंध, इन तीनों स्टेट्स में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। अब गौर कीजिएगा, पंजाब में कौन बनाया, तो यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग। याद रखिएगा, अभी पीछे लिख चुके थे। तो पंजाब की बात अगर कर दिया जाए तो यूनियनिस्ट पार्टी है
और प्लस मुस्लिम लीग, इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। याद रखेंगे, फिर से नोट कर लें, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर जो है यहां पर सरकार का गठन किया। और बाद में इसी में मुस्लिम लीग के सिकंदर हयात खान, इसी के बाद में सिकंदर हयात खान का मंत्रिमंडल यहां बना। यानी यहां पर जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, चूंकि उस समय कहा जाता था, आप लोगों को पता ही होगा, तो जो प्रधानमंत्री बने इस क्षेत्र में पंजाब में, वो कौन बने? सिकंदर हयात खान। सिकंदर हयात खान मुस्लिम लीग से संबंधित थे। तो प्रारंभ में यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर जो है पंजाब में सरकार बनाई, जबकि आगे चलकर सिकंदर हयात खान वहां के जो है एक तरह से प्रधानमंत्री कहे गए। अब इसके बाद आप गौर कीजिएगा कि सिकंदर हयात खान ने जो है अपना मुस्लिम वर्ग के कारण अपना प्रभुत्व कायम किया उस क्षेत्र पर, और पंजाब का जो क्षेत्र है, जो आज का पाकिस्तान का भी क्षेत्र है, उस पर उनकी अपनी एक पकड़ बनी। इससे आगे चल के आप गौर कीजिएगा, ये जो सरकार थी मार्च 1947 तक निरंतर बनी रही। तो ये सरकार जो है मार्च 1947 तक लगभग अपना कार्य वहां पर करती रही, ये देखने को मिलता है। अब गौर कीजिएगा, बंगाल में जो है कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग जो है सरकार बनाई। तो बंगाल की बात कर दें तो कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम लीग ने मिलकर जो है सरकार बनाई। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग जो है मिलकर सरकार बनाई यहां पर। बाद में मुस्लिम लीग का ही मंत्रिमंडल गठन हुआ और इसके 15 प्रधान थे या प्रधानमंत्री थे सुहरावर्दी, जो आपको पता ही होगा कि कई बार दंगा उंगा में भी नाम उनका इन्वॉल्व हुआ। तो सुहरावर्दी जो है, यानी बाद में मुस्लिम लीग का प्रभुत्व कायम हुआ और मुस्लिम लीग के व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री हैं सुहरावर्दी। तो याद रखिएगा, बंगाल में उस समय जो है कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। आगे चल के मुस्लिम लीग का यहां पर प्रभुत्व कायम हुआ, यानी उनका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, और सुहरावर्दी का यहां पर प्रधानमंत्रित्व काल चला। यानी इस समय जो है 37 के समय जो इलेक्शन हुआ, राज्य के उस समय मुख्यमंत्री ना कहलाकर प्रधानमंत्री कहलाते थे। यानी उस समय उसका पद का जो है मुख्य जो नेता होता था उसे प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता था। तो सुहरावर्दी बंगाल में जो है एक तरह से कहा जा सकता है मुस्लिम लीग के प्रभुत्व को कायम किया। सिंध में 37 से 47 के बीच में, जब सिंध की बात करें, तीसरे स्टेट्स की बात करें, तो 37 से 47 की बात किया जाए तो यहां पर अलग अलग प्रकार की सरकारें बनी। यानी सिंध की बात किया जाए तो 37 से 47 के बीच में अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न नेताओं का बना, और वो भिन्न भिन्न जो मंत्रिमंडल बना है वो गैर कांग्रेसी था, यानी कांग्रेस नहीं थे उसमें शामिल, कांग्रेस के मंत्री नहीं, यानी कांग्रेस के लोग शामिल नहीं थे। इसमें दो बड़े प्रमुख प्रधानमंत्री का नाम यहां पर माना जाता है, एक है हिदायतुल्ला और दूसरे हैं अल्लाह बख्श। एक है हिदायतुल्ला और दूसरे हैं अल्लाह बख्श। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है हिदायतुल्ला और दूसरा है अल्लाह बख्श, इन दोनों का यहां पर प्रधानमंत्रित्व देखने को मिलता है। यानी हिदायतुल्ला पहले बने और फिर उसके बाद अल्लाह बख्श जो है यहां पर प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं, बने हैं। और गौर कीजिएगा, हालांकि अल्लाह बख्श के का मामला जो है, अल्लाह बख्श का जो है गहरा संबंध था कांग्रेस के नेताओं के साथ में, उनका उठना बैठना था। तो इस प्रकार से 1937 के चुनाव में जो है 11 प्रांत उस समय थे, 11 प्रांत में से 8 स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनी और बाकी जो 3 स्टेट था उसमें गैर कांग्रेसी सरकार बनी, बंगाल, पंजाब, सिंध। जिसमें हमने कहा बंगाल में हमने पहले ही बता दिया कि कृषक प्रजा पार्टी है और मुस्लिम लीग का यहां पर प्रभुत्व रहा, सुहरावर्दी प्रधानमंत्री बने। पंजाब की बात करें यूनियनिस्ट और मुस्लिम लीग, बाद में मुस्लिम लीग का इंपैक्ट यहां पर ज्यादा रहा, सिकंदर हयात खान। और सिंध में 37 से 47 तक अलग अलग लोगों की सरकारें बनी, जिसमें 2 प्रमुख का नाम हम लोग यहां पर बात किया, हिदायतुल्ला और अल्लाह बख्श।
अब आते हैं, अगला पड़ाव जो हमारा है वो है कांग्रेस के मंत्रिमंडल का काल, यानी अगला जो टॉपिक होगा वो होगा कांग्रेस मंत्रिमंडल का काल। तो हेडिंग बना लीजिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का काल, यानी कांग्रेस का मंत्रिमंडल में सरकार जो चलाई गई वो सरकार का जो कार्य है वो कब से कब तक रहा। तो हेडिंग देख लीजिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल का काल, यानी कांग्रेस की सरकार कब से कब बनी। तो हेडिंग है कांग्रेस मंत्रिमंडल का काल। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडल का काल है कब से कब, 37 से 39। ईयर याद रखना है 1937 टू 1939, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का काल। जैसे कि आप लोग को पता है कि कांग्रेस की 8 स्टेट्स में सरकार बनी। सरकार को चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? तो कांग्रेस की सरकार 8 स्टेट्स में बनी और इस सरकार को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए जो है यहां पर केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाया गया, यानी सेंट्रल कंट्रोल कमिटी। केंद्रीय नियंत्रण परिषद, परिषद मीन्स काउंसिल एक तरह का बनाया गया ताकि अपनी जो सरकार है वो अच्छे तौर पर कार्य कर सके, जिसको नाम दिया गया संसदीय उप समिति। पार्लियामेंट्री कमिटी के तौर पर है संसदीय उप समिति, यह बनाया गया। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसको जो चला रहे थे लोग कौन कौन है? सरदार पटेल, मौलाना आजाद और राजेंद्र प्रसाद। इसमें कौन कौन है? सरदार पटेल, 3 का नाम याद रखिएगा, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना आजाद, और तीसरा नाम याद रखिएगा इसमें मौलाना आजाद के अलावा जो मेन यहां पर आदमी है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ध्यान रखना है कि संसदीय उप समिति का काम क्या था? गवर्निंग काउंसिल के तौर पर कार्य कर रही है। गवर्निंग काउंसिल का मतलब है कि जो सरकार चलाने में ये बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। इस समय जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो कई कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनाए गए, जैसे बिहार के श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार में श्री कृष्ण सिंह, इनका प्रधानमंत्रित्व में यहां पर सरकार बनी। हालांकि आप लोग को जैसे पता भी होगा कि पहले बने थे मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस कुछ समय के लिए ही बने थे। उसके बाद उनको चूंकि बहुमत साबित नहीं कर पाए, वो नहीं अपना पकड़ बना पाए, जिसके कारण श्री कृष्ण सिंह को जो है पहले प्रधानमंत्री या कह सकते हैं बिहार का पहला चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो याद रखना है श्री कृष्ण सिंह। अब इसके बाद जो है कई लोग और बने, जैसे मद्रास में सी राजगोपालाचारी, मद्रास प्रांत में सी राजगोपालाचारी, इनके प्रधानमंत्रित्व में वहां पर सरकार बनाई गई, वहां पर उनका काम चला। इसी तरह से आप गौर कीजिएगा, उड़ीसा में BN दास की सरकार बनी। खरे की जो सरकार है वो मध्य प्रांत में बनाया गया। संयुक्त प्रांत में जो है गोविंद वल्लभ पंत बनाए गए। तो इस प्रकार से जितने भी स्टेट्स थे कांग्रेस जो लीडिंग स्टेट्स थे वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बनाई गई और कांग्रेस के प्रधानमंत्री वहां पर चुने गए। अब आते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस सरकार को चलने के क्रम में जो है कई प्रकार की अड़चने भी डाल रहे हैं, मगर फिर भी जो है ये सरकार अपने तौर पर अच्छे से कार्य की, और ये टोटल जो है इनका कार्यकाल रहा 28 माह का। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, एक बिपिन चंद्रा में एक किताब में चैप्टर ही है 28 माह का कांग्रेस का शासन, यानी 28 माह तक जो है कहा जा सकता है इनका संक्षिप्त शासन रहा। और इस 28 माह में जो है कांग्रेस ने बहुत अच्छे से बाखूबी अपनी सरकार का जो कार्यभार है उन्होंने संभाला। हुआ क्या क्या, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि 28 माह में कांग्रेस की सरकार ने जनता की सेवा की, और सबसे बड़ी बात है संयुक्त प्रांत और बिहार में काश्तकारी बिल लाया गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो पहला इंपॉर्टेंट 28 माह में क्या हुआ? संयुक्त प्रांत
जो यूपी को कहते हैं प्लस बिहार का जो क्षेत्र है, यहां पर लाया गया काश्तकारी बिल। काश्तकारी बिल कहने का मतलब है किसानों से संबंधित बिल जो है एक तरह से लाया गया टेनेंसी एक्ट के तौर पर। तो काश्तकारी बिल पारित हुआ, यानी किसानों के हित में यहां पर काश्तकारी बिल लाया गया। इसमें है क्या था, तो सभी कांग्रेसी सरकार वाले जो मंत्री प्रांत हैं उसमें कृषकों को, जो भी साहूकार हैं जो उनसे ऋण लेते थे, ऋण के चंगुल में फंस जाते थे, वो ऋण के चंगुल से जो बचाने के लिए इस तरह के बिल्स को लाया गया। मीन्स कहने का मतलब जो किसान लोन लेते थे उस लोन का रकम चुकाने में असमर्थ होते थे और एक इंडिपेंडेंस जैसी स्थिति हो जाती थी, ऋणग्रस्ता जैसी स्थिति हो जाती थी। इस स्थिति से बचाने के लिए एक बिल लाया गया, कौन से प्रांत में, संयुक्त प्रांत और बिहार प्रांत में। तो ये काश्तकारी बिल लाया गया। इसके अलावा सिंचाई सुविधा मीन्स इरिगेशन को भी यहां पर जो है डेवलप करने के लिए कुछ कदम उठाए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए गए, यानी सिंचाई की सुविधा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। सिंचाई मीन्स इरिगेशन को यहां पर बेहतर करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा कि यहां पर कांग्रेस शासित जितने भी क्षेत्र हैं वहां पर आम लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए बड़े व्यापक जागरूकता प्रोग्राम्स भी चलाए गए, जैसे किसानों में जागरूकता प्रोग्राम चलाए गए। इसके अलावा श्रमिकों के लिए भी उत्थान के लिए कई कार्य को यहां पर 28 माह के दौरान किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल है, बंबई की सरकार ने 1937 में एक कपड़ा जांच समिति बनाई। 1937 में बंबई की सरकार ने कपड़ा जांच समिति का निर्माण किया 1937 में। अब गौर कीजिएगा, ये कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि यानी सैलरी में इंक्रीज करने की बात करता है। उसके अलावा आप गौर कीजिए स्वास्थ्य तथा इंश्योरेंस यानी बीमा सुरक्षा की बात करता है। ये सब इस बिल में खास बातें थी। बंबई सरकार ने हड़ताल और तालाबंदी रोकने के लिए कुछ कदम भी उठाए। इसके अलावा जो ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल है यानी औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसको भी यहां पर पेश किया गया। और इस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस शासित प्रांतों में खास करके 28 माह के दौरान जो है वो किसानों और मजदूरों के हित को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए जो बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा जैसे नवंबर 1938 में औद्योगिक विवाद अधिनियम, नवंबर 1938 में औद्योगिक मीन्स इंडस्ट्रियल विवाद डिस्प्यूट अधिनियम लॉ, यानी ट्रेड डिस्प्यूट बिल जो है नवंबर 1935 में कहां लाया गया, तो बंबई प्रांत में लाया गया। बंबई प्रांत यानी बंबई उस समय का जो एक प्रांत था, प्रांत का नाम था, वहां पर इस तरह का लाया गया। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा, कांग्रेसी सरकार ने कुछ अच्छे और कदम उठाए, जैसे सिटीजन राइट्स के बारे में बात किया, जैसे नागरिक स्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं, फ्रीडम की बात किया, की चर्चा किया। इसके अलावा राजनीतिक कैदियों की रिहाई, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात किया, यानी जो भी राजनीतिक कैदी हैं उनको जेल से छोड़ने की बात किया गया। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, रचनात्मक कार्यक्रम को भी बढ़ावा देने की बात की गई। बढ़ावा दिया गया, यानी रचनात्मक कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया गया यहां पर। इसके अलावा ग्रामीण उद्योग को प्रमोट करने की बात की गई। ग्रामीण उद्योगों को, यानी जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था, उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कदम माना जा सकता है। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करना, बुनियादी शिक्षा को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर 5वां में बेसिक एजुकेशन को इंप्रूव करने की बात है। बेसिक एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके अलावा मदिरापान यानी शराबबंदी को यहां पर कानून बनाया गया। ट्राइबल वेलफेयर का काम किया गया। इसके अलावा आप गौर कीजिएगा 6ठा पॉइंट में ट्राइबल वेलफेयर,
मीन्स जनजातियों के उत्थान से संबंधित यहां पर कार्य भी किए गए। इसके अलावा अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता निवारण की बात की गई 7 पॉइंट्स में। अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, निवारण यानी उसको हटा देना, इराडिक्ट कर देना, समाप्त कर देने की बात की गई। यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस शासित क्षेत्रों में जो है वेलफेयर प्रोग्राम्स लाए गए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स लाए गए, सामाजिक कल्याण की बात की गई, जनजातीय कल्याण की बात की गई, आम नागरिकों के अधिकार की बात की गई। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माने जा सकते हैं। इसी संदर्भ में यहां तक इन लोगों की ईमानदारी और सेवा का भाव देखने को मिलता है जो कहीं और नहीं देखा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप गौर कीजिएगा, मंत्रियों की जो है स्वेच्छा से अपना वेतन उन्होंने 500 रुपए प्रति माह तक कर दिया था। रेलवे में वो द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी में ही यात्रा करते थे, जबकि आजकल के नेता जस्ट उल्टे हो गए हैं, सैलरी बढ़ाने को लेकर हमेशा संसद में मांग करते रहते हैं। या फिर आप गौर कीजिएगा, हमेशा वो हवाई सेवा और अन्य प्रकार की सेवाओं का जो है उपभोग करना पसंद करते हैं। मगर उस समय के जो लोग हैं उन्होंने अपनी सैलरी को घटा दिया, कम सैलरी लेते थे ताकि वो वेलफेयर में प्रोग्राम्स में उसको लगाया जा सके, और द्वितीय और तृतीय श्रेणी में ही रेल का जो है वो यात्रा करते थे। अब इस दौरान कांग्रेस की सरकार अच्छे से कार्य कर रही थी, मगर कुछ घटनाक्रम में परिवर्तन होता है। क्या क्या, इसको अब हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं। यानी इस समय जो है कुछ अन्य घटनाक्रम हो गया। तो अगला एस्पेक्ट्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये तो समझ में आ गया कि कांग्रेस का 28 माह के दौरान जो है बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स काम किए गए, कार्य किए गए, और इस कार्य ने भारत में एक मिसाल काम किया, यानी मिसाल उत्पन्न किया कि भाई भारतीय को अगर सत्ता सौंप दी जाती है तो भारतीय जो है अपने देश का शासन व्यवस्था अच्छे से चला सकते हैं। ये इन लोगों ने साबित कर दिया, जो पूर्व के काल में ऐसा किसी ने नहीं किया था। यानी कहने का मतलब ब्रिटिश सरकार भारतीयों को बोलती भी थी असभ्य है, इनको कुछ शासन चलाने नहीं आता है, तो ये सब उल्टा हो गया। यहाँ पर भारतीयों को जब मौका मिला तो उन्होंने अच्छा करके दिखाया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगले पड़ाव में आते हैं कि हुआ इस बीच में क्या। इसी बीच में सेकंड वर्ल्ड वार हो गया 3 सितंबर 1939। तो इसी बीच में वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, और डेट आप लोग को पता है 3 सितंबर 1939 को शुरू हो गया। और आपको पता है 2 तरह के राष्ट्र समूह था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। इंग्लैंड जो है वो मित्र राष्ट्र था। अब चूंकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के पार्ट थे, भारत जो है उपनिवेश का अंग था, ब्रिटिश उपनिवेश का अंग, इसलिए भारत भी जो है मित्र राष्ट्र के साथ में शामिल हो गया इनडायरेक्ट वे में। इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भारतीयों ने इसमें कोई अपना सहमति नहीं दिया था। अब इस समय के वाइसराय हैं, भारत के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो, तो उस समय के वाइसराय हैं 3 सितंबर 1939 के समय में लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने भारतीय नेताओं से बिना चर्चा करते हुए, कांग्रेस की सरकार से बिना डिस्कशन करते हुए वर्ल्ड वार में भारत को शामिल कर लिया। यानी कांग्रेस से बिना सहमति लिए, यानी लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को युद्ध में शामिल कर लिया बिना परमिशन लिए हुए, यानी बिना अनुमति के। कांग्रेस या किसी से बिना सहमति के, कोई भी सहमति नहीं, कोई भी परमिट नहीं, शामिल हो गए। स्वाभाविक है भारतीयों को यह सबसे बड़ा स्थिति रहा, क्योंकि यहां पर शामिल करने का मतलब है युद्ध की स्थिति में भारत में हो गया इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, आपातकाल की घोषणा कर दिया गया। स्वाभाविक है ये बड़ी प्रॉब्लम है। भारतीयों ने डिमांड किया कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में युद्ध के बाद भारत को जो है स्वतंत्र कर दिया जाए। अब गौर कीजिए, इस तरह की डिमांड करने लगे भारतीयों ने, इस तरह का डिमांड रखने लगे, मगर औपनिवेशिक सरकार जो है
बार बार एक ही रटा रटाया डायलॉग रटती थी कि भाई युद्ध के बाद की कुछ ऐसी स्थिति होगी तब इसमें कोई डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि इसी कारण से कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस कार्य समिति है, 22 अक्टूबर 1939 को 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों से जो प्रधानमंत्री हैं या सरकार हैं उनको इस्तीफा देने का प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कहा गया कि सरकार के विरुद्ध जो है रोष प्रकट करने के लिए, यानी सरकार के विरुद्ध के अगेंस्ट में विरोध करने के लिए क्या करना होगा, मंत्रिमंडल, जो मंत्रिमंडल बनी हुई थी उसको क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा, त्याग देना होगा, त्याग पत्र देना होगा, यह कहा गया। 22 अक्टूबर को यह फैसला लिया गया, 22 अक्टूबर 1939 को। देखते ही देखते 29-30 अक्टूबर को 39 तक लगभग 8 प्रांत में, जितने भी 8 प्रांत हैं, प्रांतों की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिए, यानी 8 प्रांत की जो सरकारें हैं उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। अब इस त्यागपत्र दे दिया तो स्वाभाविक है इसी कारण से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को खुश होकर एक दिवस मना लिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। भाई उनका मानना था कि हमको कांग्रेस की सरकार, चूंकि इलेक्शन में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली है, कांग्रेस की सरकार बनी है, तो वो मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया 22 दिसंबर 1939 को। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, धन्यवाद दिवस, थैंक्स के तौर पर डे मनाया जाता है। और इस दिवस का सपोर्ट कर रहे थे B.R. अम्बेडकर भी इस तरह से इसमें जो है सपोर्ट कर रहे थे, यानी मुस्लिम लीग का समर्थन किया, मुस्लिम लीग का समर्थन हुआ। तो इस प्रकार से वर्ल्ड वार के दौरान बिना पूछे कांग्रेस को शामिल कर लिया गया था। इस कारण से कांग्रेस मंत्रिमंडल ने के 8 जो प्रांत में जो प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकारें थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि मुस्लिम लीग इस बात से काफ़ी खुश हुई और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, मुक्ति दिवस, जो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1939 को जो है इस 8 प्रांत की सरकार ने इस्तीफा देना शुरू किया, यहीं से शुरू हुआ। और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस और धन्यवाद दिवस के तौर पर मनाया गया, जो B.R. अम्बेडकर ने इसका सपोर्ट किया। अब एक नए पड़ाव की तरफ आते हैं। अब जो है ब्रिटिश सरकार चूंकि बिना पूछे उसने युद्ध में भारत को शामिल कर लिया था, इसलिए भारतीयों से बिना समर्थन के वो युद्ध में सफलता तो अर्जित नहीं कर सकती, क्योंकि उसके देश के अंदर के लोग ही अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो वो बिना समर्थन के या सपोर्ट के वर्ल्ड वार कैसे जीत सकती है। स्वाभाविक है अब जो है ब्रिटिश सरकार का एक बड़ा लक्ष्य है कि भारतीयों से समर्थन कैसे हासिल किया जाए, ये पर्पस है उनका। और इसी पर्पस से जो है कुछ घटनाक्रम होता है, जिस घटनाक्रम पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो अगला जो पड़ाव हमारा पढ़ाई का होगा वो होगा अगस्त प्रस्ताव, और उसका डेट याद रखेंगे 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव मीन्स रिजोल्यूशन 8 अगस्त 1940। मामला क्या है जरा सा इसको समझते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हो गया है। त्यागपत्र के बाद मार्च 1940 में एक कांग्रेस का बैठक होता है। मार्च 1940 को कांग्रेस की बैठक होती है, मीन्स इनका एक कॉन्फ्रेंस होता है मार्च में, विशेष अधिवेशन होता है, यानी अधिवेशन बिहार में आयोजित होता है। और यह अधिवेशन कहाँ हो रहा है, रामगढ़। और रामगढ़ उस समय के हिसाब से बिहार, जो आज के डेट में झारखंड में है, रामगढ़ में होता है। इस कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर सहयोग करने की बात कहा कि सेंटर में एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाने का परमिशन दिया जाए। यानी इसका एक परमिशन, यहां पर एक प्रस्ताव लाया गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार
बनाने की जो है गठित किया जाए, यानी अंतरिम सरकार बनाने का परमिशन दिया जाए, ये यहां पर प्रस्ताव लाया गया। तभी जो है कांग्रेस जो है वर्ल्ड वार में जो है ब्रिटिश सरकार का समर्थन करेगी। और इस समय हैं वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो। कांग्रेस चूंकि जब प्रस्ताव लाई तो उस समय के वाइसराय हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने कहा कि एक प्रस्ताव रखा कांग्रेस के समय, वो महीना था अगस्त, इसीलिए वो प्रस्ताव कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। क्लियर है? अगस्त प्रस्ताव कब रखाया? तो 1940 में रखाया। 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव रखा गया कांग्रेस के समक्ष, और उस प्रस्ताव में कुछ बातों को कहा गया ताकि कांग्रेस का जो लोग हैं या कांग्रेस की जो संगठन है और भारतीय लोगों का समर्थन हासिल किया जा सके। कहा क्या क्या गया? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देंगे। युद्ध के बाद यानी आफ्टर वर्ल्ड वार एक प्रतिनिधिमूलक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा, संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। यानी पहला लाइन में कहा गया कि आफ्टर वर्ल्ड वार जो है यानी युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो कांग्रेस में के द्वारा जो है या कह सकते हैं ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। मीन्स संविधान निर्माण करने वाली एक संस्था का गठन किया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक जो है संगठन या ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा, एक इंस्टीट्यूशन को फॉर्म किया जाएगा। मगर कब कहा जा रहा है? आफ्टर वर्ल्ड वार। क्लियर हो रहा है? सेकेंड पॉइंट में है वाइसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, वर्किंग कमेटी है, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। यानी वर्तमान में क्या किया जाएगा, यानी प्रेजेंट सिचुएशन में वाइसराय की कार्यकारिणी में जो सदस्य संख्या भारतीयों की है उस सदस्य संख्या को बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद तीसरा नंबर है युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाना। मीन्स युद्ध को एडवाइस देने के लिए युद्ध जो है एडवाइजरी काउंसिल को यहां पर जो है गठन किया जाएगा, फॉर्म किया जाएगा। और एक बात कहा गया कि भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को, ऐसे कम्युनिटी को नहीं सौंपा जाएगा जो जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली यानी पावरफुल या प्रभुत्वशाली जो है कोई वर्ग कर रहा है, यानी वर्ग मतलब एक कोई क्लास कर रहा। अब गौर कीजिएगा, सभी बातें मुख्य तौर पर आपको देखने को लगता है कि एक तो बिना पूछे कांग्रेस को वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया गया, बिना भारतीयों से सलाह मशवरा किए बिना वर्ल्ड वार में भारतीयों को ले लिया गया, शामिल कर दिया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कहा भी जा रहा है कि एक संविधान बनाया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार कब चलेगा, कब तक चलेगा, क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा तो कुछ इसमें बात ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। वर्ल्ड वार का दौर है, हम लोग बात कर रहे हैं अगस्त 1940 का बात कर रहे हैं, 1940 का बात कर रहे हैं, और इस 1940 के समय तो कुछ ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि वर्ल्ड वार में क्या स्थिति होगी। मगर वर्ल्ड वार जब समाप्त होगा तब ऐसा होगा, स्वाभाविक है। ये लग ही रहा है कि आगे वाली बात कर रहा है, इसलिए इस प्रस्ताव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। मगर आपके लिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस समय जो है भारत के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो है। इस समय कांग्रेस की बैठक का अध्यक्षता कौन किए थे? तो रामगढ़ है और मौलाना आजाद है इस समय। तो मौलाना आजाद कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। अब अगस्त प्रस्ताव को स्वाभाविक सी बात है कांग्रेस जो है इसको ठुकरा देंगे, क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस की डिमांड थी कि सेंटर में एक इंतरिम गवर्नमेंट बनाया जाए, ये तो है ही नहीं यहां पर। स्वाभाविक है इस बात का, जब यहां पर उल्लेख ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है कि इंतरिम गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी काम चलाओ एक प्रकार का सरकार बनाने की इजाजत दी जाए, ये जब है ही नहीं तो भाई कांग्रेस कैसे समर्थन करेगी? मींस अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि
यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस अधिराज्य यानी डोमिनेंट स्टेट्स की स्थिति का विचार करने का प्रस्ताव है, तो इसका मतलब है कि दरवाजे में जंग लगी कील की तरह है। जैसे दरवाजा में जंग लगा हुआ कील होता है, कील समझते हैं ना, कांटी जिसको कहते हैं, तो वो कब गिर जाएगा कोई अता पता नहीं, क्योंकि यहां पर कोई भविष्य ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट काफी पॉपुलर हुआ, पर कभी कभी कोई लोग क्वेश्चन में पूछ देते हैं, यानी दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है ये अगस्त प्रस्ताव। स्वाभाविक है, भारतीयों से बिना पूछे लोगों ने यानी अंग्रेजों ने क्या कर दिया, भारत को वर्ल्ड वार में ढकेल दिया। और जब बीच का यानी अगस्त ही महीना है और भारतीयों का समर्थन हासिल करने के लिए एक लोक लुभावन प्रस्ताव देती है, वो भी सब वर्ल्ड वार के बाद की बात करता है। स्वाभाविक है, इसलिए भारतीयों ने इसके प्रत्युत्तर में, इसके जवाब में, इसके कह सकते हैं कि जवाब जो दिया वो एक आंदोलन के माध्यम से शुरुआत हुआ। और सबसे पहले यहां पर एक शुरुआत हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह। डेट पूछेगा आपका, इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। डेट याद रखेंगे हम लोग। क्यों हुआ? अगस्त प्रस्ताव के विरोध और युद्ध में अलग होने के कारण जो है, यानी युद्ध से अपने आप को अलग साबित करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वाभाविक है, ये विचारधारा जो है, एक थॉट जो है, किनका है? गांधी का है। ये विचारधारा किनका था? गांधी का, व्यक्तिगत सत्याग्रह। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, 17 अक्टूबर 1940 से यह शुरुआत हुआ पवनार आश्रम से। पवनार आश्रम है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, पवनार आश्रम से शुरू किया गया। पहले सत्याग्रही बने विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे। इन्होंने आंदोलन शुरू किया, मगर बाद में 17 दिसंबर 1940 को यह स्थगित करना पड़ा। 17 दिसंबर 1940 को स्थगित कर दिया गया। क्लियर है? इसके बाद कुछ समय के बाद फिर से इसको दूसरे चरण में शुरू किया गया, और दूसरे चरण में शुरू करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 5 जनवरी दूसरा सत्याग्रही कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। डेट है 5 जनवरी 1941। 5 जनवरी 1941 को दूसरे सत्याग्रही के तौर पर इन्होंने जैसे ही आह्वान किया, देखते ही देखते 20,000 लोगों ने सत्याग्रह में शामिल हो गए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, और जेल देखते ही देखते भर गया। इस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन के तौर पर भी इसे कहा जाता है। तो इस आंदोलन में जो सेकंड वाला फेज चला, इसमें दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब गौर कीजिएगा, इसका पर्पस था कि ब्रिटिश सरकार के जो दावा था, उस दावा का खोखला साबित कर देना, और भारत की जनता जो है ब्रिटिश सरकार के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं है, यही बताना था। हालांकि तीसरे सत्याग्रही वे हुए ब्रह्मदत्त कहलाते हैं। क्लियर है? मगर कभी कोई प्रश्न उनसे संबंधित पूछा नहीं गया। तो हम लोगों को याद रखना है, पहले विनोबा भावे और दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इसके बाद जो अगला पड़ाव जो होगा वो अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, और वो अगले क्लास में पाकिस्तान की मांग की बात चर्चा करेंगे, और इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, एक बड़ा आंदोलन यानी भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आ गया होगा। थैंक यू।